इस्लाम के इब्तदाई दिनों खिलाफत राशिदा के ज़माने की बात है कि एक ईरानी बादशाह यज़दगम मुसलमानों से शिकस्त खाकर साथियों समेत इस इलाके तुर्कमानिस्तान में चला है। ये तुर्कों का आबाई इलाका था और यहाँ रहते हुए और मुकामी लोगों से शादियाँ करते हुए चंद नस्लों बाद यज़दगम की औलाद मुकम्मल तौर पर तुर्क ही हो गई। 1000 साल पहले इसी खानदान का एक तुर्क नौजवान गुलाम बना लिया गया। इस गुलाम को सेंट्रल एशिया की ताकतवर तरीन सल्तनत सामान्य के एक गवर्नर लब्तगीन ने खरीदी। इस गुलाम का नाम था सबुक्तगीन, वही सबुक्तगीन जिसके बेटे को हम और आप सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। ये तुर्क नस्ल का मामूली गुलाम और इसका बेटा तारीख के नाकाबिले फरामोश किरदार कैसे बन गए। गुलाम सबुक्तगीन अपनी बहादुरी और काबिलियत के बायस बहुत तेजी से अपने आका लब्तगीन के करीब होता चला गया। लब्तगीन सामानी सल्तनत का गवर्नर था। सामानी सल्तनत आज से 1200 साल पहले कायम हुई थी। अपने अरूज के दौर में अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्से इस सल्तनत का हिस्सा थे। लेकिन जिस दौर की कहानी हम सुना रहे हैं तब सामानी सल्तनत बिखर रही थी। लब्तगीन की भी सामानी हुक्मरान अबू मंसूर से कुछ अनबन हो गई। इसी वजह से लब्तगीन ने बगावत करके अफगानिस्तान में गजनी के इलाके पर हुकूमत कायम कर ली और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लब्तगीन की इस कामयाबी का फ़ायदा पहुंचा उसके गुलाम सबुक्तगीन। हुआ यूं कि लब्तगीन ने सबुक्तगीन को तरक्की देकर जनरल बना दिया और इसे सल्तनत के बाहर दूसरे इलाके फतह करने का काम सौंप दिया। सबुक्तगीन ने कई मरतबा मुल्तान और लकमान के सूबों पर हमले किए। ये इलाके राजा जयपाल की सल्तनत का हिस्सा थे। सबुक्तगीन ने इन इलाकों से हजारों बाशिंदों को गुलाम बनाकर गजनी भी भेजा था। जब लब्तगीन का इंतकाल हुआ तो उसके 2 ही बरस बाद उसका बेटा और जानशीन इसहाक भी इंतकाल कर गया। अब गजनवी सल्तनत में अफरा तफरी थी, कैओस था और इसे चलाने के लिए अब एक काबिल हुक्मरान की ज़रूरत थी। चुनाचे फौज और दरबारियों ने मुशावरत से लब्तगीन के दामाद सबुक्तगीन को गजनी के तख्त पर बिठा दिया। जब सबुक्तगीन तख्त पर बैठा तो उसका बड़ा बेटा अब्दुल कासिम, जो अबुल कासिम महमूद सिर्फ 6 बरस का था। इसी बच्चे को तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है। सबुक्तगीन ने छोटी सी गजनी सल्तनत को सामानी सल्तनत के मातहत कर दिया था और खुद गजनी में सामानियों का गवर्नर बन गया था। इसकी सारी तवज्जो अपने बेटे महमूद गजनवी को जंगी और सियासी दोनों किस्म की तरबियत देने पर लगी रही थी। शायद वो अपने बेटे को मुस्तकबिल का सुल्तान बनाने के लिए तैयार कर रहा था। वही वजह है कि अपने बाप के 20 साल दौरे हुकूमत में महमूद गजनवी खूब मंच गया था। वो मुनासिब कद का एक ताकतवर नौजवान नजर आता था। किताबों के मुताबिक वो इतना ताकतवर था कि जो गुर्ज और नेज़ा वो इस्तेमाल करता था उसे दूसरे लोग मुश्किल से ही उठा पाते थे। वो अपने बाप के शाना बशाना हर महाज़ जंग पर जाने लगा था। इसकी जिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान हिंदुस्तान के राजा जयपाल से जंग में हुआ। सबुक्तगीन ने राजा जयपाल की सल्तनत पर हमला कर दिया। जयपाल भी मुकाबले के लिए निकला और लघुमान के इलाके में दोनों लश्करों में जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में महमूद गजनवी बहुत जांफशानी से लड़ा। जयपाल का लश्कर भी डट कर मुकाबला करता रहा, लेकिन जयपाल के लश्कर के साथ एक मसला वो ये कि इसके ज्यादातर सिपाही पंजाब से ताल्लुक रखते थे और सख्त सर्दी के आदी नहीं थे। सो इस कमजोरी को एक अजीब तरीके से इस्तेमाल किया है। पुरानी किताबों में एक हिस्सा लिखा है और वो ये कि महमूद गजनवी को लोगों ने बताया कि जयपाल के लश्कर के करीब जो पानी का चश्मा है, अगर इसने गंदगी डाल दी जाए तो सख्त सर्दी पड़ने लगेगी और फिर पंजाबी फौज जो ठंडे मौसम की आदी हरगिज नहीं, वो ठिठर कर रह जाएगी और मुकाबला नहीं कर सकेगी। चुनाचे महमूद गजनवी के हुक्म पर सिपाहियों ने इस चश्मे में गंदगी डालना शुरू कर। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और कि इसके कुछ देर बाद आसमान पर बादल छा। पहले बारिश हुई और फिर आसमान से बर्फ गिरने लगी। इतनी शदीद बर्फ पड़ी कि जयपाल के कैंप में मवेशी मरने लगे।
सर्दी से सिपाही भी बीमार होने लगे थे। ये जयपाल के लिए तबाही थी। चुनाचे जयपाल ने इस मुफ्तगीन से दरख्वास्त की कि वो राजा से 10 लाख दिरहम और 50 हाथी लेकर सुलह कर। मुफ्तगीन तो फौरी तौर पर तैयार हो गया, मगर महमूद गजनवी ने सुलह की मुखालफत बेटे की मुखालफत देखकर उस मुफ्तगीन की सोच में पड़ गया। अभी वो कोई फैसला नहीं कर पाया था कि राजा का एक एजी उसके पास पहुंचा। एजी ने इस मुफ्तगीन को खबरदार किया कि अगर उसने राजपूतों यानी जयपाल से सुलह ना की तो दोनों तरफ तबाही फैल जाएगी। इसकी वजह उसे ये बताई गई कि राजपूतों की एक रस्म ये है कि वो ऐसे हालात में अपने बीवी बच्चों को कत्ल करके और अपने घरों को जला के दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं और खुद को इंतकाम के सुर्ख तूफान में गर्क कर देते। एजी की ये बात सुनकर इस मुफ्तगीन सुलह के लिए राजी हो गया, मगर जयपाल के जहन में कुछ और ही खिचड़ी है। जयपाल इस मुफ्तगीन के कुछ अफसरों को साथ लेकर लाहौर चला गया ताकि उन्हें 10 लाख दिरहम तावान की रकम अदा कर सके, लेकिन लाहौर पहुंचते ही मंजर बदल गया। उसने इस मुफ्तगीन के अफसरों को कैद कर लिया और नई जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस बार उसने तनहा जंग करने के बजाय हिंदुस्तान रीजन की दूसरी रियासतों दिल्ली, अजमेर, तालिंजर और कनौज से मदद मांगी। इन सारी रियासतों की मदद से जयपाल 1 लाख का लश्कर लेकर फिर लुकमान जा पहुंचा। जवाब में इस मुफ्तगीन दी मुकाबले के लिए निकल आया। उसने एक बुलंद जगह पर खड़े होकर जयपाल की फौज का जायजा लिया। वो जहां तक देखता था उसे सर ही सर नजर आते थे। ये बहुत बड़ा लश्कर था, लेकिन इस मुफ्तगीन के पास इसके मुकाबले के लिए इतना बड़ा लश्कर नहीं था। चुनाचे उसने एक जंगी चाल चली। मुफ्तगीन ने बराह रास्त हमला करने के बजाय अपने सिपाहियों को 500-500 के दस्तों में तकसीम किया। फिर उसने जयपाल के ये बड़े लश्कर में वो मुकामात तलाश किए जो उसकी नज़र में कमज़ोर थे। फिर इन 500 के दस्तों ने सिर्फ उन कमज़ोर मुकामात पर मुसलसल हमले किए। जयपाल इस तकनीक का मुकाबला न कर सका और उसे इबरतनाक शिकस्त हो गए। इस फतह के बाद मुफ्तगीन ने भारी तावान भी वसूल किया और लुकमान से पेशावर तक का सारा इलाका अपनी सल्तनत गजनवी सल्तनत में शामिल कर लिया। जयपाल से लड़ाइयों में महमूद गजनवी की फौजी तरबियत ने तो निखार आया था, लेकिन उसका बाप इसकी अखलाकी तरबियत करना भी नहीं भूला था। कहते हैं एक बार महमूद गजनवी ने अपने बाग में एक नहायत आलीशान घर तामीर करवाया और एक नहायत मुतकल्लिस दावत में अपने वालिद को बुलाया। लेकिन मुफ्तगीन ने जब घर को देखा तो अपने बेटे से कहने लगा, मैंने इस घर को सिर्फ एक खिलौने की तरह देखा है जिसे मेरी रियाया में से दौलत के जरिए कोई भी तामीर कर सकता है। फिर उसने अपने बेटे को नसीहत की कि एक शहजादे का काम ये है कि वो शोहरत की ऐसी यादगारें तामीर करे जो शान और शौकत के सतूनों की तरह हमेशा कायम रहे। मुफ्तगीन ने गजनी सल्तनत की हदूद को अफगान इलाके बल्ख तक बढ़ा दिया था। उसी वक्त आज से तकरीबन 1023 साल पहले इस शहर बल्ख में मुफ्तगीन का इंतकाल होगा। मरते वक्त उसने अपनी सल्तनत अपने बेटे इस्माइल के नाम कर दी। इस्माइल ने तख्त पर बैठते ही अपने दरबारियों पर माल और दौलत लुटाना शुरू कर दी और उधर महमूद गजनवी मुफ्तगीन की मौत के वक्त उसके पास नहीं था। उनके वो निशापुर में सामानी सल्तनत के खिलाफ एक बगावत को कुचल रहा था। उसने अपने भाई से हुकूमत छीनने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि उसका भाई सल्तनत की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा है तो वो खामोश न रह सका। जिसने इस्माइल को एक पैगाम भेजा और पेशकश की कि अगर इस्माइल बाकी सल्तनत छोड़ दे तो महमूद गजनवी उसे बल्ख और खरासान का हुक्मरान तस्लीम कर लेगा। लेकिन इस्माइल ने महमूद गजनवी की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। तब महमूद गजनवी ने अपने चचा और छोटे भाई की हमायत से बगावत कर दी। महमूद गजनवी अपनी फौज और इत्तेहादियों के साथ गजनी के किले की तरफ बढ़ा ताकि खजाने और किले पर कब्जा कर सके। इत्तेफाक देखिए कि इस्माइल भी उस वक्त गजनी में नहीं था। वो भी गजनी की तरफ दौड़ा ताकि महमूद से पहले वहां पहुंच सके। और फिर तारीख का ये इत्तेफाक भी देखिए कि दोनों भाई एक ही वक्त में गजनी के करीब पहुंच गए और अब गजनी के किले पर कब्जे के लिए दोनों में जंग शुरू हो गई।
इस्माइल के लश्कर में हाथी भी शामिल थे और बज़ाहिर उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन महमूद गजनवी जैसे मजे हुए कमांडर के सामने इतना बड़ा उसका लश्कर ज्यादा देर टिक न सका। लड़ाई में इस्माइल की फौज जल्द पसपा हुई, लेकिन गजनी का किला चूंकि उनके करीब था, इसलिए इस्माइल अपने सिपाहियों समेत किले में दाखिल हो गया और वहां पोजीशन संभालने। तब सूरत हाल थी कि इस्माइल गजनी के किले और शाही खजाने पर काबिज था, मगर महमूद गजनवी किले के बाहर मुहासरा किए हुए मौजूद था। लेकिन इस्माइल के साथ मसला ये था कि वो किले के अंदर रहते हुए यह खजाना इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और इस खजाने को इस्तेमाल करते हुए बाहर से बड़ी फौज भी तैयार नहीं कर सकता था। सो कुछ अरसे बाद उसने मायूसी ने हथियार डाल दी। किले और खजाने की चाबियां भी महमूद गजनवी को पेश कर दी गई। अब महमूद गजनवी ने इस्माइल से पूछा, बताओ अगर जंग में तुम जीत जाते तो मुझसे क्या सलूक करते? इस्माइल ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे किले में कैद कर देता जहां ऐशो आराम के तमाम सामान मौजूद होते। महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया। इस्माइल को मज़ार शरीफ के करीब गुज़दान के किले में कैद कर दिया गया। यहाँ उसे हर सहूलत मुयस्सर थी, लेकिन वो कैद था और यहीं उसकी मौत वाक़या। महमूद गजनवी 30 बरस की उम्र में तख्त पर बैठा था, लेकिन उसकी हैसियत भी अपने बाप की तरह सामानी सल्तनत के गवर्नर ही की थी। महमूद गजनवी ने सामानी सल्तनत से अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए सामानी दारुल हुकूमत बुखारा में अपना एक सफ़ीर भी भेजा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस कमज़ोर सल्तनत का मातहत ना रह सका। 999 में उसने सामानियों से आज़ादी का ऐलान कर दिया। हो सकता था कि सामान्य उसकी बगावत को कुचलने के लिए एक लश्कर भेज दे, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी को फायदा ये हुआ कि सेंट्रल एशिया के ताकतवर हुक्मरान ऐनक खान बुखारा पर चढ़ गया। उसने सामानी सल्तनत को सफ़ाए हस्ती से हमेशा के लिए मिटा दिया। गजनवी ने ऐनक खान की बेटी से शादी करके इसे अपना इत्तेहादी बना दिया। हम वो अपनी सल्तनत गजनी सल्तनत का पहला बाज़ाब्ता सुल्तान था और हमसाये में एक ताकतवर सल्तनत के साथ वो इत्तेहाद कायम कर चुका था। अब उसकी किस्मत का सितारा अरूज पर पहुंचने वाला था, लेकिन इस खुशकिस्मत सुल्तान को अपना चेहरा कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। इसके चेहरे पर चीचक के गहरे निशानात थे। सुल्तान बनने के बाद एक बार उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उदास हो गया। वो अपने वजीर से कहने लगा, कहा जाता है बादशाहों की सूरत देखने से नज़र तेज होती है, लेकिन मेरी तो सूरत ऐसी है कि देखने वालों को तकलीफ ही पहुंचती होगी। वजीर ने कहा, आप ये सोचें कि आपकी सूरत कम लोगों ने देखी है, ज्यादा लोग आपको खूबियों की वजह से पहचानते हैं, तो आप सूरत से ज्यादा अपनी खूबियों पर तवज्जो दिया कीजिए। तो उसने भी यही किया और वो अपनी सूरत को भूल गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए नए नए मंसूबे बनाने लगा। उसकी बगल में सोने की चिड़िया का देश था, जिसके बुत सोने के थे, जिसके मंदिरों में हीरे और जवाहरात के खजाने थे और शहरों में दौलत के ढेर थे। ज़रख़े ज़मीनों वाला खुशहाल हिंदुस्तान महमूद गजनवी की आंखों को फीरा कर रहा था। एक ताकतवर हिंदुस्तान उसके सामने था, लेकिन फिर यूं हुआ कि एक बदमस्त हाथी ने हिंदुस्तान की तारीख बदल। कैसे? क्या सोमनाथ के मंदिर की कहानी वैसी ही है जैसी कि मशहूर है? सुल्तान महमूद गजनवी के मिज़ार के दरवाजे क्यों गायब है और आखिर क्यों? सुल्तान ने एक दिन हुक्म दिया कि उसकी सारी दौलत उसके सामने ढेर लगा दी जाए। ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन महमूद गजनवी की बायोग्राफी के दूसरे और आखिरी हिस्से में। ये वीराने में खड़ी बुलंद बाला इमारत जो आप देख रही हैं, इसमें सुल्तान महमूद गजनवी दफन है, लेकिन इस मकबरे के मौजूदा दरवाजे इसके असल दरवाजे नहीं हैं। ये तारीफ का अजीब इत्तेफाक है कि महमूद गजनवी का मज़ार तो गजनी में है, लेकिन इसके असल दरवाजे भारतीय शहर आगरा के किले में महफूज हैं। ऐसा क्यों है? महमूद गजनवी की सबसे मशहूर फतह सोमनाथ का मंदिर है, लेकिन क्या वाकई सोमनाथ का कोई मंदिर था भी? क्या सुल्तान के बारे में मशहूर वाक़यात इतने ही दुरुस्त हैं जितने कि आप में और हमने सुन रखे हैं? मैं मुफस्सिर मुराज और देखो सुनो जानो की वो फोन था सीरीज में हम आपको महमूद गजनवी की बायोग्राफी का दूसरा और आखिरी हिस्सा दिखाएंगे, और यही सब सुल्तान बनने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने मन्नत मानी कि अगर उसकी सल्तनत में अमन रहा तो वो हिंदुस्तान में बुत परस्तों के खिलाफ जहाद करेगा।
सो अमन होते ही महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर पहला हमला अगस्त 1001 में कर दिया। इस हमले में उसने पिशावर के नज़दीक अपने पुराने दुश्मन राजा जयपाल को शिकस्त दी। उसको माले गनीमत में शाही खानदान के हीरो के 16 हार मिले जिनकी कीमत 6 लाख दिनार थी। इसके अलावा 5 लाख गुलाम और तनीज़ें भी तकसीम हुई। इस जंग के बाद महमूद गजनवी ने पंजाब का एक और इलाका बठिंडा भी फतह कर लिया, मगर इसकी जंग की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि राजा जयपाल जिंदा पकड़ा गया था। मगर सुल्तान ने यह किया कि एक बार फिर राजा जयपाल को खिराज के वादे पर रिहा कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जब जयपाल रिहाई पाकर वापस पहुंचा तो उसने एक अजीबोगरीब काम किया। उसने खुद को चिता में जलाकर खुदकुशी की। उसकी मौत के बाद भी लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं थी। उसके बेटे अनिंदपाल और फिर नवासे जयपाल सानी ने भी कई दफा महमूद गजनवी से जंगें लड़ी, लेकिन हर बार शिकस्त ही उनका मुकद्दर है। इनमें सबसे बड़ी जंग एक बार फिर पिशावर ही के करीब हुई थी। 1008 में अनिंदपाल ने तमाम हिंदुस्तानी रियासतों को मुत्तहिद करके महमूद गजनवी से जंग शुरू की। अनिंदपाल की दरखास्त पर अजैन, ग्वालियर, कनौज, दिल्ली, अजमेर और कलंजर के राजाओं की फौज जमा हो गई। इस फौज के लिए बहुत सम्मान और दौलत भी चाहिए थी, सो इसके लिए बहुत से जतन किए गए। यहाँ तक कि हिंदू औरतों ने अपने जेवर पिघलाकर फौज को सोना और चांदी भी बेची। पेशावर के करीब दोनों फौजें आमने सामने आईं तो महमूद गजनवी ने अपनी फौज की कम तादाद को देखते हुए अपने कैंप के गिर्द खंडक खोद 40 रोज तक दोनों फौजें आमने सामने दो बदो खड़ी रही। ईर चला न तलवार, मेजे उछले और ना ही खून बाल, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन 41 रोज बाद गजनवी फौज के 6000 तीरंदाजों ने हिंदुस्तानी फौज पर तीरों की बारिश कर, लेकिन इस पहले हमले का बहुत सख्त जवाब मिला। पहले तो हिंदुस्तानी फौज ने तीरंदाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर उन्होंने खंदक पार की और गजनवी फौज पर टूट पड़े। अब हिंदुस्तानी फौज का परिणाम भारी हो गया था। हो सकता था कि वो ये जंग जीत भी जाते, मगर फिर एक हादसे ने जंग का पांसा पलट बल्कि हिंदुस्तान का पांसा पलट किया। राजा अनिंदपाल जिस हाथी पर सवार था वो तीरों की बारिश और फान फाड़ देने वाले शोरों पुल से खौफजदा होकर बेकाबू हुआ और फिर जिधर मुंह था उधर भाग खड़ा। राजा के हाथी को मैदान छोड़ते देखकर हिंदुस्तानी फौज में भी बंदर मच गई। वो भी भाग निकली और यूं मैदान जंग का फैसला हो गया। महमूद गजनवी ने पेशावर का ये मैदान भी मार लिया। इस तारीखी फतह के बाद महमूद गजनवी ने हिंदुओं के मुकद्दस शहरों नगरकोट, हानसीर और दूसरे शहरों पर हल्ला बोला और इन्हें तास्तों ताराज कर दिया। उसने मंदिरों से सोने चांदी के बुत और हीरे जवाहरात जमा करके गजनी भेज दी। तानसीर में तो 2 लाख अफराद को गुलाम भी बनाया गया। इसी तरह कनौज में 20 रोज तक तबाही और बर्बादी का खेल जाए। कहते हैं गजनी में एक बार सुल्तान ने पंजाब से लाए गए सोने के तख्त, कीमती पत्थर और जेवरात अवाम के सामने पेश किए तो देखने वालों के चेहरों पर हैरतों के समंदर। महमूद गजनवी ने इन इलाकों के अलावा कश्मीर पर भी हमला किया था। सैयद मोहम्मद लतीफ़ अपनी किताब तारीख़ पंजाब में लिखते हैं कि महमूद गजनवी ने कश्मीर की तमाम अज़ीम शान दौलत को लूट लिया और वहाँ के नोबों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर भी किया। 1019 में सुल्तान ने हिंदुस्तान में अपनी फतूहात की तफसीलात बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला को भी भेजी। खलीफा ने शहर के मुसलमानों को जमा करके उनके सामने ये कारनामे सुनाए और शहर में खुशी मनाई गई। अब्बासी खलीफा ने महमूद गजनवी को अमीनुल मिल्लत यानी मिल्लत इस्लामिया का अमानतदार और यमीनुद्दौला यानी रियासत का सीधा हाथ के खिताबात भी दिए, जबकि इनाम ने शाही लिबास भी भेजा। इसके 2 साल बाद महमूद गजनवी ने लाहौर पर हमला किया और इसे फतह करके इसका नाम तक बदल दिया। उसने लाहौर को महमूदपुर का नाम दिया, लेकिन जाहिर है ये नाम ज्यादा चला नहीं। लाहौर लाहौर ही रहा। हाँ, इसका मशहूर गुलाम अयाज जिसे उसने लाहौर का हाकिम बनाया था, उसने बहुत नाम कमाया। अयाज की कब्र लाहौर के इलाके रन दहन में मौजूद है। ये वही अयाज है जिसने शहर में एक किला और शहर की दीवार तामीर की थी, लेकिन याद रहे कि ये किला और दीवार वो रही जो आज मौजूद है। सुल्तान महमूद गजनवी के गुलाम अयाज का लाहौर में वही दौर था जब
حضرت داتا کے نام سے لازوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے، لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ ہے جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے، اور وہ واقعہ تھا سومناتھ مندر پر حملے کا واقعہ۔ یہ موجودہ بھارت کا علاقہ کاٹھیا وار گجرات ہے اور اس کی ساحلی پٹی ہے۔ یہی کہیں وہ مشہور زمانہ سومناتھ کا مندر تھا جس پر 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ سلطان غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتا ہوا آگے بڑھا، راستے کے تمام قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا وہ 2 سال میں سومناتھ کے دروازوں کے سامنے تھا۔ مندر کے دروازے سمندن کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا، اس کی محافظ راجپوت فوج تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملوں کا 3 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی، اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گیا۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا، اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیل ابو الحسن پر ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ پڑی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 5000 راجپوت سپاہی مارے گئے، جو بچے وہ کشتیوں میں سمندر کے راستے فرار ہو گئے۔ سومناتھ کا تاریخی شہر اور مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا۔ تاریخ فرشتہ میں اس سے متعلق ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ محمود غزنوی نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابو الحسن خرقانی کی چادر کو ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی تھی۔ پھر سے سومناتھ میں فتح تو مل گئی، لیکن اسی رات کہتے ہیں محمود غزنوی نے خواب لے شیخ ابو الحسن کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمود، تو نے میری چادر کی آبرو ریزی کی ہے، اگر تو فتح کے بجائے تمام غیر مسلموں کے اسلام لے آنے کی دعا کرتا تو وہ بھی قبول ہو جائے۔ بہرحال جب سلطان سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک 9 فٹ اونچا مجسمہ نصب تھا۔ سلطان نے گز کی ایک ضرب سے اس کی ناک توڑ، اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے غزنی روانہ کیے جائے، ایک کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی پیشکش کی۔ اس پر محمود غزنوی نے اپنا یہ مشہور زمانہ جملہ کہا تھا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم پر بت کو توڑ دیا گیا۔ جب بت کو توڑا گیا اس کے اندر سے بہت بڑی مقدار میں ہیرے جواہرات نکلے۔ غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ مندر سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے مزید بت اتنی بڑی تعداد میں ملے کہ ان کی قیمت کا درست اندازہ مشکل ہو گیا۔ ایسا بھی تاریخ میں مشہور رہا ہے کہ سومناتھ کے قیمتی دروازے تک سلطان محمود غزنوی اکھاڑ کر غزنی لے گیا تھا اور یہ دروازے اس کے مقبرے میں لگائے گئے تھے۔ لیکن کیا واقعی یہ کہانی بہت افسانوی رنگ لگے ہوئے ہے، بہت جذباتی ہے، لیکن کیا سچی بھی ہے؟ اس کو پرکھنے کے لیے آپ کو 1000 سال پرانی نہیں بلکہ صرف 2 صدیوں پرانی ایک بات بتاتے ہیں۔ 1842 میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بحث ہوئی جو تاریخ میں پروکلینیشن آف گیٹس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بقول مہارتی مصنف رومیلا تھاپر انگریزوں نے ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ محمود غزنوی کے مزار سے سومناتھ کے دروازے واپس لائے جائیں اور ہندوؤں کو دے دیے جائیں، کیونکہ ان کے خیال میں 800 سال پہلے محمود غزنوی نے ہندوؤں سے پامال کیے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ دروازے محمود غزنوی کے مزار سے اکھاڑ کر ہندوستان لائے گئے تو پتہ چلا کہ وہ دراصل سومناتھ مندر کے دروازے ہیں ہی نہیں، کیونکہ سومناتھ کے دروازے تو سمندل کی لکڑی کے تھے، جبکہ یہ دروازے غزنی میں پائی جانے والی دیودار کی لکڑی سے بنائے گئے تھے اور ان پر عربی رسم الخط میں عربی زبان میں کچھ لکھا نہیں ہوا۔ اس بات نے اس سارے واقعے کی تفصیلات کو مشکوک کر دیا کہ کیا سومناتھ کے مندر کی فتح اور لوٹ مار کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ اسی طرح پیش آئی تھی یا اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے، ایگزیجریشن ہے۔
भारतीय मुहक्किक और मुसन्निफा रोमेला थाफर तो लिखती हैं कि इन किस्सों को बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। उनके मुताबिक ये हमला इतना बड़ा नहीं था जितना तारीखी किताबों में लिखा गया है। उनके ख्याल में यह कहानी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों और हिंदुओं में तफरीक पैदा करने के लिए फैलाई थी। हो सकता है सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान में वो सम ना किया हो जिसका उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन उसके ज़ाती किरदार और मुसलमानों से उसकी जम्मों पर सवालात खुद मुसलमान रहीन ने भी उठाए हैं। सैयद मोहम्मद लतीफ़ लिखते हैं कि महमूद गज़नवी शराब पीता था। प्रोफेसर अजीज़ुद्दीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान से गैर मुस्लिम सिपाहियों की एक फ़ौज तैयार करके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की। महमूद गज़नवी ने सीस्तान और गज्जिस्तान की मुसलमान रियासतों पर भी कब्ज़ा किया और उसने समरकंद हासिल करने के लिए बगदाद में मुसलमानों के आबासी खलीफा को भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि मैं अब जान गया हूँ कि तुम लोग ये चाहते हो कि मैं 1000 हाथी लेकर बारूद खिलाफत को रौंद डालूँ और बारगाह खिलाफत का मलबा इन्हीं हाथियों पर लाद कर गज़नी ले आऊँ। महमूद गज़नवी के मुतल्लिक़ ये भी मशहूर है कि उसने मशहूर ज़माना शायर फिरदौसी से शाहनामा लिखवाया था और हर शेर के बदले सोने की अशरफी देने का वादा किया था, लेकिन जब शाहनामा तहरीर हो गया तो सोने के बजाय चांदी के सिक्के उसने पेश कर दिए फिरदौसी की खिदमत में। फिरदौसी ने यह मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। बाद में महमूद गज़नवी ने फिरदौसी के लिए सोने के सिक्के भेजे, लेकिन ये सिक्के तब पहुंचे जब फिरदौसी का जनाजा गुज़र रहा। इन सब बातों के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक अजीम शान सल्तनत कायम की थी। उसकी सल्तनत ईरान से लेकर कुछ चीनी इलाकों तक और जुनूब में बहेरे अहब तक फैली हुई थी। सिर्फ सल्तनत ही नहीं फैली थी बल्कि उसके पास खजानों के भी अंबार लग चुके थे, लेकिन अब ये खजानों के अंबार उससे जुदा होने वाले थे। उसे 63 बरस की उम्र तक पृथ्वी का जानलेवा मर्ज लायक हो चुका था। जब वो जान गया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं तो वो गमज़दा रहने लगा। उसने शाही खजाने से तमाम जवाहरात, रुपये और अशरफियाँ निकलवा कर बहन के सहन में ढेर लगवा दिया। फिर वो उन्हें देख कर धाने मार मार कर रोने लगा। अगले रोज़ उसने अपनी फ़ौज को शौफ के लिए मुआयने के लिए सपारा करवाया, जिसमें उसके सामने से 1 लाख फैदम फ़ौज, 50,000 घुड़सवार और 1300 हाथी गुजर। महमूद गज़नवी अपने पलंग पर टेक लगाए बैठा था। ये सब देखता था और आंसू बहाता जाता था। इसके अगले दिन 29 अप्रैल 1030 को 63 बरस की उम्र में महमूद गज़नवी इंतकाल कर गया। अफगान शहर गज़नी की ये इमारत एक मकबरा है और इसे एक तसरे फ़ैरोज़ी कहते हैं। इसके असल दरवाजे अब मौजूद नहीं हैं क्योंकि आप जान चुके हैं कि इन्हें अंग्रेज़ उखाड़ कर हिंदुस्तान ले आए थे और अब ये आगरा के किले में महफूज हैं। इसी मकबरे में सुल्तान महमूद गज़नवी महल ख़ाब है। दोस्तों, तारीख जितनी पुरानी होती है उतनी ही मशकूक और मुबालगा आराई और किस्सों पर मुश्तमिल होती है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में सुल्तान महमूद गज़नवी एक हीरो था या एक ताकतवर सुल्तान जो ताकतवर रियासत कायम करना चाहता था और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो दोस्तों, ये तो थी सुल्तान की कहानी जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले की।